हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नंदन सीबीएसई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोग सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू अभी चल रहा है, ठीक है। और कल हम लोग ने देखा है क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग किए हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सैम्पल पेपर का सेक्शन ए का क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है क्या कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर। तो रेशियो बताना है बच्चों, किसका रेशियो बताना है, यानी एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, गिवन ए पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है, यानी देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल है बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, है ना। एक गिवन है कि पेरीमीटर सर्कल का जो है इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है पता है, अगर ये सर्कल है बच्चों तो इसकी पेरीमीटर क्या होती है पता है, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ना, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यही इसका क्या कहलाएगा, जो सरकमफ्रेंस होगा वही उसका पेरीमीटर होता है सर्कल में, ठीक है। यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, क्या होता है 2 पाई आर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, और साइड को हम लोग स्क्वायर में ए से डिनोट करते हैं ऐसे, तो 4 इंटू ए यानी 4 इंटू साइड। तो देखिए यहाँ पर ए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तब पाई आर बराबर क्या आ गया बच्चों, 2a आ गया, पाई आर का वैल्यू क्या आ गया 2a आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, इसके एरिया का रेशियो चाहिए। तो देखो मतलब हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी ए का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे बताओ क्या पाई को ऐसे रखें अलग और आर बाई ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, हाँ, क्योंकि आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है ना सभी बच्चों को, ठीक है ना। किसी बच्चों को भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, अगर समस्या होगा तो, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए पाई आर बाई ए का स्क्वायर, क्या आर बाई ए है हमारे पास, यहाँ से हम आर बाई ए ला सकते थे, ठीक है। देखो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आर और बाई ए चाहिए, तो आर के साथ कौन है गुना में जी, पाई है, यानी पाई को कहाँ रखना होगा, नीचे था ना, पाई इंटू आर, पाई आर हो जाएगा, और ए के साथ 2 है तो 2 यहाँ रखेंगे तो फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो यही वैल्यू आ जाएगा, यानी ऐसे लिखा जा सकता है। तो आर बाई ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 बाई पाई, 2 बाई पाई, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, तो पाई और 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो एगो पाई कैंसिल हो गया, तो 4 बाई पाई, 4 बाई पाई बचा बच्चों। अब बताइए 4 और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 4 22/7। अब बताओ बच्चों 4, ठीक है, इसके नीचे क्या है 1 है, 7 कहाँ जाएगा ऊपर बच्चों नॉमिनेटर में, और 22 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में,
2 और ये क्या हो जाएगा 7, है ना। 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 11, सॉरी 7 नहीं 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 2 जा 14 और बाई क्या हो गया 11, तो रेशियो क्या बन जाएगा इसका 14:11, 14:11। बताइए 14:11 क्या किसी का है ऑप्शन? ए है ऑप्शन नंबर बी, 14:11, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर गए बच्चों, ठीक है ना। यानी कि जैसे जो भी गिवन होगा पहले गिवन को हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो जरूरत जो आया यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करके यहाँ क्या कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी बच्चों को समस्या होगा तो ये जरूर हमें बताएंगे कमेंट करके बच्चों, ठीक है ना। अगर किन्हीं भी बच्चों को किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो आप जरूर बताएंगे हमें, ठीक है। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है ना, उसकी समस्या को दूर करने का, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे किसी भी प्रकार का अगर समस्या होगा तो बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो देखिए बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच वेयर एच इज ग्रेटर देन 2r जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। कहता है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस r है। तो कहता है कि वेयर एच इज ग्रेटर देन 2r जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो अगर उसके स्फीयर जो है, तो स्फीयर कहाँ पे हो सकता है, बेस पार्ट में हो सकता है स्फीयर ना, ठीक है ना। तो वहां पर जो डायमीटर होगा उस स्फीयर का वो क्या होगा। तो जैसे देखो इस तरह से होगा, ऐसे, है ना। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना, यानी 90 डिग्री यहाँ, है ना। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी हाइट h है और रेडियस क्या है r है, ठीक है। तो हाइट h है और रेडियस r है, ठीक है ना। तो कहता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो स्फीयर है, यहाँ पे बेस के पास जो स्फीयर होगा बच्चों, ठीक है, तो उसकी डायमीटर क्या होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ से रेडियस हुआ r, तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ क्या हुआ r होगा, है कि नहीं। तो अगर इसको हम पूरा स्फीयर समझ रहे हैं, इस चीज को, इस पार्ट को अगर हम स्फीयर समझेंगे, ठीक है ना, तो हमारा जो डायमीटर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। डायमीटर जो हो जाएगा वो हमारा सिलेंडर के बेस जो है ना यहीं पे होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा r यहाँ से यहाँ फिर r, तो r प्लस r, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी स्फीयर जो सिलेंडर के अंदर है उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी बच्चों 2 इंटू r हो जाएगी, है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया बच्चों, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से सारे बच्चों को, हाँ ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर सारे बच्चों को समझ में आ रहा है तो और क्या चाहिए, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग देखेंगे। 13 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब कि क्या कहता है बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। कहता है बच्चों कि हरप्रीत, ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया है कि एक 2 अलग अलग सिक्कों को उछाला है, ठीक है। जैसे कोई मान लिया जाए एक रुपये का सिक्का है, एक 2 रुपये का सिक्का है, ठीक है। 2 अलग अलग सिक्कों को क्या किया है, उछाला है, यानी टॉस कर रहा है उससे, ठीक है ना। तो कहना है इनका कि जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर एक साथ 2 अलग अलग सिक्कों को उछाला गया है साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ 2 अलग अलग सिक्कों को, कॉइन को उछाला गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। तो कम से कम एट लीस्ट 1 हेड,
कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप सभी ने कंप्लीट किया होगा, उम्मीद है मुझे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकाल कर कि इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या आता है और पॉसिबल आउटकम्स क्या आता है, तभी हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉइन 2 है। ठीक है ना, कितने कॉइन को किया गया है बच्चों, 2 कॉइन है ना। तो 2 कॉइन है, तो इससे क्या क्या आ सकता है संभावना। तो हो सकता है पहले वाले भी गए तो हेड आया, दूसरे वाले से भी हेड आ जाए, है ना। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले से टेल आया, दूसरे वाले से भी टेल आ जाए, है ना। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले भी गए तो हेड आया, दूसरे वाले से टेल आया, है ना। यह भी तो हो सकता है कि हम पहले जिस सिक्का को भी गए उससे टेल आया, बाद में हेड आया। क्या इसके अलावा और भी कोई संभावना संभव है क्या, और भी पॉसिबल आउटकम्स कोई हो सकता है? नहीं। ठीक है, यानी हेड आ सकता है 2 बार, टेल आ सकता है, एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, ऐसा ही संभावना, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो आपको फाइंड आउट करना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी। कम से कम एक हेड की बात कर रहा है, तो बताओ कम से कम एक हेड कितने बार आ सकता है। अरे इसमें एक हेड है ना जी, इसमें भी एक हेड है ना जी, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है ना। अब बताओ कम से कम की बात कर रहा है, अगर इसमें 2 हेड है तो आपको क्या परेशानी है। और अच्छी बात है ना, ये तो कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए। इसमें हमें कितना हेड है, 2 हेड है, तो क्या दिक्कत है उससे। यानी हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 1 2 3। इसमें तो हेड है ही नहीं, एक भी नहीं, तो ये नहीं होगा, यानी हो गया कितना, 3। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी पॉसिबल, कहाँ गया, प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट एट लीस्ट 1 हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सभी को पता है ना। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। है एमसीक्यू, फिर भी हम इसको बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से इसको समझ सको। इसको हम लोग तुरंत लिख सकते थे, फिर भी इसको जानबूझकर मैंने ऐसा किया, ठीक है, ताकि आप इसको पहले सिस्टम है ना, सिस्टमेटिक ढंग से इसको समझ तो लो पहले, है कि नहीं, फिर शॉर्ट में अपना बनाते रहना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा बच्चों, 3/4, ठीक है ना। तो 3/4 हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है ना। चलिए, किसी बच्चों को समस्या होगा तो जरूर बताना है, किसी प्रकार का समस्या अगर होता है, ठीक है ना। चलिए सारों बच्चों को, ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर सभी को हो रहा है ना, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर सारे बच्चों को अच्छे से सुनाई दे रहा है और सही ढंग से दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसके बाद हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग सेक्शन बी में जाएंगे। अब सैंपल पेपर का सेक्शन बी में हम लोग जाने वाले हैं, और सेक्शन बी में हमें, ठीक है ना, अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 मार्क्स का हमें अब क्या मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसा छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो अब सेक्शन बी में हम लोग जाएंगे, एमसीक्यू हमारा समाप्त हो चुका है बच्चों। अब सेक्शन बी हम लोग यानी नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कहता है प्रूव करे, साबित करना है कि 3 प्लस रूट 5 जो होगा इरेशनल होगा। हम लोग जान रहे हैं कि इरेशनल तो है ही है, लेकिन इसको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में अगर आपके एग्जाम में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इस फॉर्म में, तो आप ध्यान में रखिए कैसे हमें प्रूव करना है कि वह इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर कभी भी आपको इरेशनल प्रूव करने के लिए बोले, ठीक है ना, कि प्रूव दैट इतना इज इरेशनल नंबर, देन वी हैव टू फर्स्ट क्या करना होगा, सबसे पहले एज्यूम करना होगा, मानना होगा कि जो गिवन है ये क्या है, रेशनल है, ऐसा मानना है, उल्टा मानो। ठीक है ना, इरेशनल प्रूव करने के लिए दे रहा है ना, तो हम इसको क्या मानेंगे बच्चों, रेशनल मानेंगे। अच्छा, ऐसा करने से हमें क्या होगा, रेशनल मानने से एक समय आएगा, हम लोग देखेंगे कि रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो जाएंगे और एक कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, यानी कि यह गलत हो जाएगा, जो कि मेरा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने इसे क्या माना था, रेशनल माना था, तो मेरा माना हुआ अगर गलत हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, जब इस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा 3 प्लस रूट 5 को इरेशनल दिखाना है, तो मानते हैं पहले, लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम 3 प्लस रूट 5 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं बच्चों कि 3 प्लस रूट 5 जो है क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, अब बताओ रेशनल नंबर का फॉर्म कैसा होता है, रेशनल नंबर का फॉर्म कैसा होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में, सी बाई डी के फॉर्म में, इस तरह से ही होगा ना, है ना। यानी कि देखो हम लिख सकते हैं बच्चों कि 3 प्लस रूट 5 किसके बराबर हो गया, ए बाई बी के बराबर। अगर यह रेशनल है तो रेशनल का फॉर्म कैसा होता है, ए बाई बी, पी बाई क्यू, इस तरह का फॉर्म होता है। ठीक है ना, रेशनल नंबर में आपने पढ़ चुका है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रूट 5 इरेशनल को एक तरफ ही छोड़ देते हैं और रेशनल पार्ट जो मेरा है इसको राइट साइड ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ए बाई बी -3, ठीक है ना, रूट 5 एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, बी, तो ए -3b, है ना, ए -3b बाई बी। अब यहाँ पे बताओ, ए तो रेशनल है और ये क्या है, ठीक है ना, ए हमारा इरेशनल है और ये क्या है बच्चों, रेशनल पार्ट है, यानी ए -3b बाई बी इज रेशनल। हम जान रहे हैं कि रेशनल है, हमारा ए -3b बाई बी क्या है, रेशनल है, और ये क्या है, रूट 5 इज इरेशनल, और यहाँ पे रूट 5 क्या है, इरेशनल है, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये क्या सही है, गलत है। यानी लगता है शायद हमने जो माना था वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ए -3b बाई बी इज रेशनल नंबर, ये क्या ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है कि नहीं। एंड रूट 5 इज इरेशनल, जो रूट 5 हमारा है वो क्या है, इरेशनल है कि नहीं। और हम जानते हैं बच्चों कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है कि नहीं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ए रेशनल है और रूट 5 हमारा इरेशनल है। तो रेशनल इरेशनल की इक्वल जब नहीं होगा तो हमारा माना हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं बच्चों, हेंस इट इज कंट्राडिक्शन, इट इज कंट्राडिक्शन। ये क्या हो गया बच्चों, कंट्राडिक्शन हो गया, विरोध हो गया, है कि नहीं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल तो कभी बराबर होते ही नहीं है। इट इज कंट्राडिक्शन, ठीक है, एक कंट्राडिक्शन हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब है कि जो मेरा माना हुआ था, जो मैंने एज्यूम किया था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या लिख देंगे बच्चों, एट लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस लास्ट में क्या लिख देंगे बच्चों, हेंस 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हेंस 3 प्लस रूट 5 इज
इरेशनल नंबर, है ना। यानी सही बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से ना, देख रहे हैं ना। यानी कि अगर हमें इरेशनल प्रूव करना था तो मैंने सबसे पहले रेशनल माना और रेशनल का फॉर्म के रूप में इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर इरेशनल और रेशनल आपस में बराबर आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। यानी कि एक कंट्राडिक्शन हो रहा है। जो मेरा माना हुआ क्या है, गलत है। जब मेरा माना हुआ गलत है कि यह रेशनल है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, इरेशनल होना चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चों को समस्या होगा तो जरूर बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कहता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन है बच्चों, एपी से रिलेटेड है कि नहीं, एपी का क्वेश्चन है। कहता है कि सम निकालिए, किसका सम निकालना है, 8 का 15 को मल्टीपल। यानी 8 का टेबल जानते हो ना, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इस तरह से 15 बार इसको लिखिए और उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यही बस पूछ रहा है आपसे, लेकिन इसको हम लोग को ऐसे नहीं बनाना है, एपी के फॉर्म में सबसे पहले बनाकर और सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े एपी में सम ऑफ एन टर्म, ठीक है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। 8 का मल्टीपल 15 बार, तो 8 का मल्टीपल, चलो सबसे पहले हम लोग एपी बनाते हैं। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, डॉट 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 इसी तरह से आएगा। और 15 बार मल्टीपल्स है, सबसे लास्ट क्या है 15 टाइम्स, और 15 8 जा क्या होता है पता है, 120। 15 8 जा क्या होता है बच्चों, 120 होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ए फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। डी भी आप निकाल सकते हैं अगर वैसे आपको निकालना है तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 है। और एंथ टर्म जो हमारा है, एंथ टर्म 120 है, एंथ टर्म 120 है, या इसी को बोल लें लास्ट टर्म। जो एंथ टर्म होता है बच्चों वही आपका लास्ट टर्म भी होता है, ठीक है ना। तो एंथ टर्म 120 है, वही किसके इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप दोनों फॉर्मूला यूज करके बना सकते हैं। आपने पढ़ा है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से भी बना सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब आप बताइए हम कौन से फार्मूले से बनाएं, ठीक है। ए नंबर 1 फार्मूला, ए नंबर 2 फार्मूला, किससे बनाए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आवश्यकता है, n a d, ठीक है ना। तो आपको n भी पता है ना, 15 है ना, n का वैल्यू देखो यहाँ लिख देते हैं, n इज इक्वल टू 15। तो n भी पता है, a भी पता है आपको, d भी पता है, तो ये भी निकाल सकते हैं लगाकर। वैसे नहीं इच्छा है तो n पता है, a पता है, लास्ट टर्म भी पता है। कौन से फॉर्मूले से बनाए, कुछ 2 फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए आप ही का बात, चलिए यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो भाई तुम्हारा ही बात, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। n बाई 2, n कितना है जी 15 है, बाई 2 इंटू ए क्या है बच्चों 8 है, प्लस ए लास्ट टर्म क्या है 120 है। तो 15 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 128, कैंसिल करो जी 6 4, यानी 15 इंटू 64 बच्चों, ठीक है ना, जो कि हमारा होगा 960। यानी 15 गुना 64 का वैल्यू होता है 960। यानी 15 टर्म का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों 960 हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ n के जगह पे 15 लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। यानी S15 सम ऑफ 15th टर्म हम निकाल रहे हैं, किसका, मल्टीपल्स ऑफ 8 का, जो कि क्या आ गया बच्चों 960। तो इस तरह से हम लोग सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला जो है यूज करके आसानी से, ठीक है ना, किसी भी चीज का, किसी भी सीक्वेंस का आसानी से जो एपी में अगर है तो सम निकाला जा सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं कल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है ना। 15 तक तो कंप्लीट हो ही गया, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। और फिर बार बार हम ये बोलते हैं सभी बच्चों को, ठीक है ना, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है ना।
और मेहनत कर कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक है। और आप में वो टैलेंट है, ठीक है ना, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस, ठीक है ना, हार नहीं मानना है। और एक दिन मेहनत करने से नहीं होता है बच्चों, प्रत्येक दिन थोड़े थोड़े मेहनत करना है, ठीक है ना। एक भी दिन अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो उससे आपका लॉस है, ठीक है ना। हमेशा सेल्फ स्टडी घर पे बैठकर करना है, क्लास हमेशा करना है, ठीक है ना। क्योंकि एक दिन भी आप मिस करते हो किसी भी चीज़ को, आप किसी भी सब्जेक्ट को एक दिन नहीं पढ़ते हो तो उससे आपको नुकसान होता है, ठीक है ना। आपको पता नहीं चलता है और एक समय आएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी और बहुत सारा सिलेबस आपके पास बचा हुआ रह जाएगा, तो एक बर्डन हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन बच्चों थोड़े थोड़े करके यानी कि आपको पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको समस्या ना हो, उस समय ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है ना। तो उस समय आपको डर भी नहीं लगेगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप सारे चीज़ को पढ़ चुके होंगे मन से, ठीक है ना, तो उस समय आपको समस्या उत्पन्न नहीं होगा, तो आप रिलैक्स रहिएगा, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है ना। आपका माइंड अच्छा होगा, फ्रेश होगा, तो आप अच्छे से एग्जाम में लिखेगा। तो प्रेशर नहीं लेना है किसी भी बच्चों को, ठीक है ना। और खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करिएगा तभी आप जाकर के एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।